26 मार्च 2015 पश्चिम एशिया का एक छोटा सा देश जिसका नाम था यमन, वो अचानक पूरी दुनिया के खबरों में आ गया। वहां गृह युद्ध शुरू हो चुका था। हुती विद्रोहियों ने राजधानी सना समेत बड़े हिस्सों पर कब्जा कर लिया था। राष्ट्रपति देश छोड़कर भाग चले थे। सऊदी अरब के नेतृत्व में कई देशों ने हुती विद्रोहियों पर हवाई हमले शुरू कर दिए थे। यमन का आकाश लड़ाकू विमानों से भर गया था। शहरों पर बमबारी होने लगी थी। बंदरगाहों पर युद्ध पर खड़े हो गए थे। आम लोगों के लिए बाहर निकलना लगभग नामुमकिन हो गया था। उस समय यमन में लगभग 5000 भारतीय फंसे हुए थे, जिसमें केरल की नर्सें, महाराष्ट्र और गुजरात के व्यापारी, इंजीनियर, तेल कंपनियों के कर्मचारी और कई परिवार अपने छोटे बच्चों के साथ वहां फंसे थे। एयरपोर्ट पर बम गिरने का खतरा था। सड़कें असुरक्षित हो चुकी थी। समुद्र के रास्ते भी बंद जैसे हो गए थे। हर दिन भारतीय दूतावास के पास मदद मांगने वालों लोगों की संख्या बढ़ रही थी। दिल्ली में स्थिति की गंभीरता समझ ली गई थी। अगर जल्दी से कुछ नहीं किया गया तो हजारों भारतीय युद्ध के पास फंस सकते हैं। लेकिन काम आसान नहीं था। यमन में एक सरकार नहीं थी कि किसी से भी बात करके वहां पे मामला सुलझा लिया जाए। अलग अलग इलाकों पर अलग अलग गुटों का कब्जा था। ऊपर से लगातार हवाई हमले हो रहे थे। छोटी सी गलती भी सैकड़ों लोगों की जानें ले सकती थी। इसी समय भारत सरकार ने फैसला लिया और प्रधानमंत्री कार्यालय, विदेश मंत्रालय, नौसेना, वायुसेना और एयर इंडिया के साथ साथ सेना के सभी टुकड़ियां एक साथ काम करने लगे। अभियान की कमान तत्कालीन विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह को दी गई। वे खुद जिबूती पहुंच गए ताकि पास से पूरा ऑपरेशन देखा जा सके। दिल्ली में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज लगातार निगरानी कर रही थी। इस मिशन का नाम रखा गया था ऑपरेशन राहत। शुरू में लगा कि यह सिर्फ भारतीयों को निकालने का काम होगा, लेकिन आगे चलकर यह मिशन उससे भी बड़ा साबित हो गया। योजना बनाना तो आसान था, लेकिन उसे लागू करना उससे भी ज्यादा मुश्किल था। यमन में कोई एक अधिकारी नहीं था जिससे बात किया जा सके। एक तरफ हुती विद्रोही थे, दूसरी तरफ सऊदी गठबंधन के हवाई हमले हो रहे थे। बीच में हजारों आम नागरिक फंसे हुए थे। भारत ने पहले कूटनीति से काम शुरू किया। विदेश मंत्रालय ने सऊदी अरब और दूसरे देशों से बात की ताकि भारतीय जहाज और विमान सुरक्षित आ जा सके। हर उड़ान और समुद्री यात्रा के लिए अनुमति लेनी पड़ती थी। उधर यमन के भारतीय दूतावास लोगों से संपर्क कर रहा था। उन्हें बता रहा था कि कहाँ इकट्ठा होना है। कई भारतीय ऐसे इलाकों में फंसे थे जहां पहुंचना खुद खतरों से भरा पड़ा था। नौसेना को आदेश मिला। अरब सेना में तैनात जहाजों को यमन की तरफ भेजा गया। सबसे पहले आईएनएस सुमित्रा पहुंचा। उसके बाद आईएनएस मुंबई और आईएनएस तरकस भी आ गए। ये जहाज सिर्फ युद्धपोत नहीं थे, वे हजारों लोगों की उम्मीद बनकर आए थे। उनका काम था बंदरगाह तक सुरक्षित पहुंचना, लोगों को चढ़ाना और जिबूती से वापस लेके आना। हवा में भी तैयारी हो रही थी। भारतीय वायुसेना के बड़े C-17 विमान जिबूती में तैनात किए गए थे। एयर इंडिया के विमान भी इस काम में लग गए थे। सामान्य दिनों में कोई नागरिक एयरलाइन युद्ध क्षेत्र में उड़ान नहीं भरती है, लेकिन इस बार पायलट और क्रू मेंबर जानते थे कि वे सिर्फ उड़ान नहीं भर रहे थे, वे उन परिवारों के आखिरी उम्मीद बचे थे। अब असली परीक्षा शुरू हुई। भारतीय दूतावास ने अलग अलग शहरों में फंसे लोगों को संदेश भेजना शुरू किया। निर्धारित जगहों पर लोग पहुंचने लगे। सुनने में आसान लगता है, लेकिन करना इतना कठिन था कि आप सोच नहीं सकते हैं। सड़कों पर लड़ाई हो रही थी। जगह जगह सशस्त्र गुटों की चौकियां बना दी गई थी। गोलीबारी कभी भी शुरू हो सकती थी। फिर भी लोग घरों से निकले, बच्चों और जरूरी सामान के साथ निकल गए, क्योंकि उन्हें पता था कि शायद यही आखिरी मौका है। अदन, अल हुदैदा और दूसरे तटीय इलाकों में भारतीय जहाज इंतजार कर रहे थे। हर जगह जहाज सीधे नहीं पहुंच सकते थे। कई जगह छोटे छोटे नावों से लोगों को समुद्र में खड़े जहाजों तक लाया जाता था। दूर विस्फोटकों की आवाज आ रही थी। अब आसमान में लड़ाकू विमान उड़ रहे थे। किसी को नहीं पता था कि अगला हमला कब होने वाला है। फिर भी नौसेना के जवान एक एक परिवार को जहाज पे चढ़ाते रहे। पहले बच्चे, फिर महिलाएं और बुजुर्ग को, और फिर बाकी लोगों को उसमें चढ़ाया गया। जहाज पर पहुंचते ही लोगों को आंखों में आंसू आ गए। कई दिनों बाद पहली बार उन्हें लगा कि वे शायद जिंदा घर लौट पाएंगे।
जिबूती में एक अलग दृश्य था। भारत ने इसे छोटे अफ्रीकी देश को पूरा बेस बना दिया। जनरल वीके सिंह खुद वहां मौजूद थे। जहाज़ों के आने वाले लोगों को रजिस्ट्रेशन, खाना, दवा और भारत भेजने का इंतजाम यहीं से हो रहा था। जैसे ही लोग इकट्ठा होते, C-17 और एयर इंडिया के विमान उन्हें लेकर भारत के लिए उड़ान भर देते थे। यह काम दिन रात चलता रहा। हर घंटे की देरी का मतलब था और भी ज्यादा खतरा। जैसे जैसे मिशन आगे बढ़ता गया, दूसरे लोगों ने भी भारत से मदद मांगना शुरू कर दिया। इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, नेपाल और बांग्लादेश के साथ साथ श्रीलंका के भी नागरिक उस युद्ध में फंसे थे। भारत ने किसी की नागरिकता नहीं देखी। जिस तक पहुंचना संभव था उसे जगह दी गई। आखिर में 48 देशों के लगभग 2000 विदेशी नागरिकों भी भारत ने सुरक्षित बाहर निकाल दिया। इस पूरे काम में कूटनीति बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। सऊदी अरब से बात करके भारतीय विमानों और जहाज़ों के लिए सुरक्षित समय और रास्ता निकाला गया। दिल्ली में सुषमा स्वराज का कंट्रोल रूम 24 घंटों में काम कर रहा था। कई लोग दूतावास के संपर्क नहीं कर पा रहे थे, लेकिन उन्होंने ट्विटर पर अपनी लोकेशन भेजी। उन संदेशों को गंभीरता से लिया गया और जहां संभव हुआ वहां मदद पहुंचाई गई। कुछ ही दिनों में भारत ने लगभग 4700 से ज़्यादा नागरिकों सुरक्षित निकाल लिया। दुनिया ने देखा कि जब कई ताकतवर देश अपने नागरिकों को निकालने के लिए संघर्ष कर रहे थे, तब भारत न सिर्फ अपने लोगों को बचा रहा था बल्कि दूसरों को भी मदद कर रहा था। ऑपरेशन राहत की वजह से भारत की एक नई पहचान बन गई थी। अब भारत को सिर्फ एक बड़े देश के रूप में नहीं बल्कि संकट के समय सबसे पहले मदद के लिए आगे आने वाले देश के रूप में देखा जाने लगा। यही अनुभव बाद में और भी देशों में काम आया। आज ऑपरेशन राहत को 10 साल से भी ज़्यादा हो गए। यमन का युद्ध पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, लेकिन उस समय निकाले गए हजारों लोगों के लिए भारत हमेशा उस रूप में याद रहेगा जिसने सबसे मुश्किल वक्त में उनका साथ दिया था। यह अभियान एक बात साफ बताता है कि किसी देश की असली ताकत सिर्फ उसकी सेना या पैसों से नहीं नापी जा सकती है। असली ताकत तब दिखती है जब वो बिना स्वार्थ के लोगों की जान बचाने के लिए खतरा उठाता है। ऑपरेशन राहत सिर्फ एक रेस्क्यू मिशन नहीं था, यह उस भारत की कहानी थी जो युद्ध के बीच में भी इंसानियत का रास्ता चुनता है और अपने लोगों को कभी अकेला नहीं छोड़ता है। भारतीय सेना ने ऐसे ऐसे काम किए हैं जिनके बारे में वो लोग सोच भी नहीं सकते हैं। आप क्या समझते हैं इसके बारे में? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। आप भी भारतीय सेना के हौसले को सलाम करते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।